पार्ट 1 इनोसेंट आशी और क्यूअल क्रिश। आशी एक सीधी सादी मासूम सी लड़की जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। उसे एक अंडरवर्ल्ड माफिया जबरदस्ती शिकार बनाता है अपनी हवस का। जब दिल चाहे खिलौने की तरह उससे खेलता है, उसके गोरे बदन पर अपने प्यार के निशान छोड़ देता है, उसके होठों के रस को जब जी चाहे चूस लेता है। वो माफिया किंग है क्रिश। क्या क्रिश का वशीपन बदलेगा प्यार में, या फिर यह कहानी कुछ और रंग लाएगी? आइए देखते हैं क्या होता। कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन शायद हर जगह ये बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि आशी ने बचाई थी क्रिश की जान, पर नतीजा ये हुआ कि क्रिश बन गया आशी की जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब। ये कहानी है एक अंडरवर्ल्ड माफिया क्रिश की, जो दुनिया वालों की नजरों में एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर है। दुनिया की नजरों से दूर जो अंडरवर्ल्ड दुनिया है, क्रिश उसका बेताज बादशाह है। अंडरवर्ल्ड में किसी ने भी क्रिश का चेहरा आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा एक ड्रैगन मास्क लगाए रहता है। क्रिश एक हार्टलेस क्रूअल माफिया है, जिसके लिए किसी की भी जान लेना बहुत आसान है। एक सुपरस्टार की इमेज में वो जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा वो माफिया किंग के रूप में होता है। और लड़कियों के साथ बिस्तर पर तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अमेरिका। क्रिश अपनी सेक्रेटरी लिंडा के साथ 5 स्टार होटल के स्वीट में था। लिंडा मन ही मन क्रिश को चाहती थी, पर क्रिश वो लिंडा का इस्तेमाल केवल अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए करता था, वो भी बहुत बेरहमी से। क्रिश और लिंडा जिस रूम में थे, उस रूम से आ रही आवाजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। लिंडा की दर्द भरी सिसकियां बाहर तक आ रही थी। क्रिश ने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए थे। लिंडा अक्सर फॉर्मल स्कर्ट पहनती है, जो इस वक्त जमीन पर कहीं पड़ी हुई थी, और क्रिश ने लिंडा के गोरे शरीर पर बहुत सारे प्यार के निशान यानी लव बाइट दे रखे थे। लिंडा अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, क्रिश स्टॉप इट, आई एम टायर्ड, आई कांट टेक इट एनीमोर। क्रिश लिंडा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, शट अप लिंडा, आई एम नॉट डन येट। तुम्हें दर्द लेना होगा तभी तो मुझे मजा आएगा। क्रिश एक देविल की तरह हंसने लगा। लिंडा की सिसकी में जितना दर्द होता, क्रिश उतना ही खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ है आशी, बेहद मासूम और भोली भाली सी लड़की, दिखने में गजब की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, सुराही सी गर्दन और परफेक्ट फिगर। जब आशी 5 साल की थी, तब से वो पटना के एक अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई थी। आशी के लिए प्यार ही सब कुछ है। आशी का मानना है कि प्यार से कुछ भी जीता जा सकता है। दरअसल आशी पढ़ने में बहुत होशियार थी, वह अनाथ थी। 5 साल की उम्र में नवीन जी उसे अपने आश्रम लेकर आए थे और उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। नवीन जी का खुद का एक बेटा भी था, समर अवस्थी। जब वह 18 साल का हुआ, तो आगे की पढ़ाई करने वो अमेरिका गया। उसे देखकर ही आशी ने भी यह सपना देखा कि वह भी एक दिन अमेरिका जाएगी। समर उसके लिए प्रेरणा था। आशी का सपना है अमेरिका में पढ़कर वहां एक पारंपरिक भारतीय फैशन डिजाइनर बनना और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करना, जिसके लिए उसे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना होगा और अमरीकी लोगों की पसंद नापसंद के बारे में भी जानना होगा। इसीलिए उसे उन लोगों के बीच जाना था, ताकि वो फैशन से रिलेटेड उन लोगों की मानसिकता को समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि न तो उसके पास इतना पैसा था और न ही कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। आज से पहले 2 बार आशी ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बात नहीं बनी। आज साइबर कैफे में डरते हुए जब आशी ने भगवान का नाम लेते हुए रिजल्ट देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रिजल्ट देखकर वो खुशी से झूमने लगी। आशी को स्कॉलरशिप मिल गई, वो भी कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े कॉलेज में। आशी अपनी खुशी बांटने के लिए वापस अनाथ आश्रम आती है। उसके चेहरे की चमक देखकर नवीन जी बहुत खुश थे। आशी उन्हें बताती है, बाबा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे कल ही निकलना है। ये सुनकर नवीन जी एक पल के लिए मायूस हुए, लेकिन दूसरे ही पल आशी की खुशी में शामिल भी हुए, क्योंकि आशी अपने सपनों के करीब जा रही है। आशी पैकिंग कर लेती है, उसे कल अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी है, इसलिए उसे आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। आशी सभी से मिलने के बाद नवीन जी का आशीर्वाद और विदा लेने के लिए उनके पास जाती है। आशी देखती है कि नवीन जी दीवार की तरफ मुंह करके अपनी गीली आंखों को पोंछ रहे हैं। ये देखकर हंसती खिलखिलाती आशी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि आशी जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी अगर आज वह अपने कदमों को पीछे लेगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे अमेरिका जाना है ताकि वह अपने आश्रम के बाकी बच्चों के लिए, जिन्हें वह अपना भाई बहन मानती है, उनके लिए कुछ कर पाएगी और सबके लिए एक मिसाल भी बनेगी। वैसे भी इस आश्रम की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं थी। आशी चाहती थी जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और इस आश्रम को संभाले। आशी मुस्कुराते हुए नवीन जी के पास जाती है और उन्हें पीछे से टोकते हुए कहती है, बाबा आप नहीं सुधरेंगे ना, आप फिर से रो रहे हैं। मैंने कहा है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी।
आप बस अपना ख्याल रखिए और मेरा इंतजार कीजिएगा। आशी की बात सुनकर नवीन जी अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है कि इतने बड़े देश में तुम अकेले कैसे रहोगी। तुम बहुत छोटी और मासूम हो, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत करो बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? वैसे भी समर है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि जब मुझे विश्वास होगा कि आप सब यहाँ पर ठीक है, तभी मैं वहां मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी। आशी की बातों ने मरहम का काम किया और नवीन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आशी एक बार फिर सभी से मिलकर और सभी का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। निकलते वक्त आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन बस में बैठते ही आशी फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल आशी उन लोगों के सामने नहीं रो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू संभाले थे। लेकिन सच तो ये था कि उसे भी उन लोगों से दूर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आशी को ये डर था कि अगर वह सबके सामने रोएगी तो वह सब उसकी और ज्यादा चिंता करेंगे। आशी उन लोगों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपनों से दूर होने के दर्द को महसूस करते हुए इस वक्त आशी अपने आप से वादा करती है, मुझे कामयाब होना है और अपने सपनों को सच करना है। अमेरिका के बड़े 5 स्टार होटल के प्राइवेट स्वीट में क्रिश के दिए दर्द को झेलती लिंडा की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोली। ऐसा नहीं था कि क्रिश उसके दर्द से अनजान था। वो जानता था लिंडा दर्द में है, लेकिन उसे दर्द देने में क्रिश का मजा चौगुन हो जाता था। थोड़ी ही देर में लिंडा उसे बर्दाश्त करते हुए बेहोश सी हो जाती है। फिर कुछ ही देर में क्रिश सेटिस्फाई होकर लिंडा से अलग होता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इस वक्त वह सिर्फ अपने बॉक्सेस में था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। नीली आंखें, गोरा रंग, 6.2 हाइट, 6 पैक एब्स, कोल्ड फेस और तीखी जॉ लाइन। सिगरेट के कश लेते हुए वह इस वक्त कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर रिंग होती है और वह कॉल रिसीव करता है। उधर से किसी की आवाज आती है, किंग, हमारा जो हथियारों का कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया से आने वाला था उसे रास्ते में ही जब्त कर लिया गया है और फिलहाल वह कस्टडी में रखा गया है। उन हथियारों को कड़ी सुरक्षा के साथ न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। इससे परेशान होकर हमारे सभी डीलर हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं। ये सुनकर क्रिश अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, डोंट वरी, वह माल कहीं नहीं जाएगा, तुम सिर्फ इतना बताओ वह किस रास्ते से जा रहा है। उधर से वो आदमी बोला, किंग, मैंने पता लगाया है, वह मैनहट्टन शहर के मुख्य हाईवे से ले जाया जाएगा और फिर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में जमा किया जाएगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर क्रिश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वापस अपने कमरे में आकर क्रिश की नज़र बिस्तर पर बेहोश पड़ी लिंडा पर जाती है। क्रिश बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा हुआ पानी का जग लिंडा के चेहरे पर उड़ेल देता है, जिससे लिंडा झटके के साथ उठती है। What the hell is this? Who dares? चिल्लाते हुए वह सामने की तरफ देखती है और अपने बॉस का कोल्ड फेस देखकर वह थोड़ा शांत हो जाती है। लिंडा क्रिश को देखते हुए कहती है, What the hell is this क्रिश? ऐसे उठाते क्या किसी को? बकवास बंद करो और चुपचाप चलो, एक जरूरी काम पर लगना है। ऐसा कहकर क्रिश बिना उसकी बात सुन रेडी होने क्लोजेट के पास जाता है। क्रिश का ऑर्डर पाते ही लिंडा भी जल्दी से अपने कपड़े ढूंढ कर पहनती है और रेडी होती है, क्योंकि क्रिश को किसी का भी वेट करना पसंद नहीं। दोनों ही तुरंत रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। लिंडा जल्दी से कार में बैठते हुए पूछती है, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ, पहले ये बताओ मेरा आज का क्या शेड्यूल है? क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में तुम चीफ गेस्ट हो, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने एक खूंखार एक्सप्रेशन के साथ कहा। यह सुनकर लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉट? यह क्या कह रहे हो तुम क्रिश? यहाँ आशी अमेरिका में लैंड कर चुकी थी, एक अलग ही देश, जहाँ का रंग ढंग और बोलचाल सब कुछ अलग है। एक ऐसी जगह जहाँ आशी किसी को नहीं जानती, सिवाय समर के। आगे क्या होगा ये आशी को पता भी नहीं। दिल में थोड़ी सी घबराहट और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर आशी पहुंच तो गई है, पर देखना होगा कि क्या होगा जब मिलेंगे दो अलग शख्सियत के लोग। क्या होगा जब टकराएंगे क्रिश और आशी। अमेरिका सपनों का देश, जहां जाना लगभग हर इंसान का सपना है। टेक्नोलॉजी से भरपूर ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन इसके अलावा भी इस देश की एक सच्चाई है जो शायद ज्यादा लोगों नहीं जानते, और वह है यहाँ के काले कारनामे।
अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया, जहां पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद यहां पनपते हैं कुछ खतरनाक गैंग, द माफिया गैंग, जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन और जिसका लीडर है 28 साल का क्रिश डेविडसन, एक हार्टलेस और क्रूअल माफिया जो पूरे अमेरिका पर राज करता है, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आदमी सिर झुकाता है, जिसके सीने में दिल नहीं सिर्फ पत्थर है, जिसे माफिया की दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह वो सभी काले कारनामों का राजा है जो अपनी काली दुनिया में अपनी सल्तनत को चला रहा है। दुनिया की नजरों में वह है एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर है, लेकिन इसकी आड़ में वह चलाता है अपनी माफिया गैंग। ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिश डेविडसन ना करता हो, फिरौती, मर्डर, किडनैप, टेररिज्म, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर हथियारों की डील तक, क्रिश किसी से नहीं डरता। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो अमेरिका के बिजनेसमैन के बीच नंबर 1 पोजीशन पर है। दुनिया उसके एक्टर होने के कारण उसकी फैन है। मूल रूप से वह एक अमेरिकी मां एना डेविडसन और इंडियन पिता राहुल दीवान का बेटा है, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक इंडियन पिता का बेटा है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी मां पर गया है। दुनिया की नजरों में वह है एक शालीन लेकिन एरोगेंट इंसान, लेकिन उसकी असली पहचान दुनिया की नजरों से छुपी हुई है, और यह पहचान छुपी है एक मास्क के पीछे, ड्रैगन किंग मास्क, जो है उसकी माफिया गैंग की पहचान। गाड़ी में बैठते हुए परेशान होती लिंडा ने पूछा, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ, पहले ये बताओ मेरा आज का शेड्यूल क्या है? क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में जाना है, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। लिंडा ने एक ही सांस में सब कह दिया। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने खूंखार शक्ल बनाकर कहा, जिस पर लिंडा हैरान हुई और उसने परेशान होकर कहा, व्हाट? यह क्या कह रहे हो क्रिश? हमने तीनों जगह से पैसे ले लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सभी जगह जाना जरूरी है। अगर तुम्हें मना करना ही था तो पहले कहते, इतने कम नोटिस पर हम उन लोगों को मना नहीं कर सकते, हम पर केस हो जाएगा। जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने का काम है, ऑर्डर देना मेरा काम। हमें मैनहट्टन के लिए निकलना है, हमारा जो कंसाइनमेंट आने वाला था वह एफबीआई ने जब्त कर लिया है और उसे छुड़ाना हमारा काम है, क्रिश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। लिंडा क्रिश की वफादार थी और वो उसे मन ही मन चाहती भी थी। क्रिश की प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम समझती थी। वो चौंक कर बोली, व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? उसकी बात सुनकर क्रिश उसे घूर के देखता है, क्योंकि कोई भी क्रिश से ऊंची आवाज में बात करे वह क्रिश को बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात का अंदाजा होते ही लिंडा अपनी आवाज को स्लो करती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर पूछती है, ओके, आगे क्या करना है? क्या प्लान है? लिंडा ने परेशान होते हुए पूछा। क्रिश ने कहा, प्लान एक्स। वॉट? प्लान एक्स? लेकिन इतने कम समय में इस प्लान को तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे? लिंडा ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा। उसकी फिक्र और घबराहट को नजरअंदाज करता हुआ क्रिश बोला, वह तुम मुझ पर छोड़ दो और उसकी तैयारी करो। ठीक है, कहकर लिंडा किसी को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ आशी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी थी। यहां आते ही उसे समर मिलता है जो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। आशी समर से लगभग 3 सालों बाद मिल रही थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। आशी को अपने सामने देखकर समर दौड़ते हुए जाकर उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी आशी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। समर हैरान होकर कमर पर हाथ रखकर आशी को देखता हुआ और मुंह बनाते हुए कहता है, ओए छिपकली, तूने मुझे गले लगने से क्यों रोका? यार, इतने सालों बाद मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है तुझे देख के, गले तो मिलने दे। इस पर आशी भी समर की ही तरह अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहती है, ओए बंदर, विदेश में रहकर फिरंगी कबूतर बन गया है क्या? मैं बहुत नाराज हूं तुझसे, तूने इतने साल मेरी खबर तक नहीं ली, इसलिए पहले मैं तुझे सजा दूंगी, फिर गले मिलूंगी। चल अब लग जा काम पर। ये सुनकर समर हैरान होते हुए कहता है, तू क्या पागल हो गई है? यहाँ सबके सामने? ना बाबा ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। सजा देनी है तो घर चल कर दे देना। मैं कुछ नहीं जानती अभी और इसी वक्त सजा भुगत, वरना मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। बाबा की डांट तू खाना, आशी ने एटीट्यूड के साथ कहा, जिस पर समर मक्खन लगाता हुआ बोला, प्लीज आशी मान जा, देख अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो मैं तुझे 2 चॉकलेट दूंगा। आशी ने अपनी बाजू फोल्ड कर दी और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू 2 चॉकलेट से मुझे पटा नहीं सकता।
अच्छा ठीक है, 4 ले लियो। अच्छा ठीक है 5, समर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, जिस पर आशी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना। समर समझ गया था कि हमेशा की ही तरह आज भी उसकी नहीं चलने वाली। वो झीझती सी हंसी के साथ बोला, अच्छा ठीक है, तू मेरी इज्जत का फालूदा करके ही रहेगी। कहकर शर्माते हुए समर इधर उधर देखने लगा और अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगता है। सभी लोग आते जाते समर को देख रहे थे। आशी मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए उसे रोक देती है, अरे बस आज के लिए काफी है। आज के बाद तुम मुझे अगर शिकायत का मौका दोगे तब पता चलेगा, पूरे 100 उठक बैठक लिखवाऊंगी। आशी कहते हुए खिलखिला रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है मेरी माँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, कहकर समर ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और आशी ने समर को गले लगा लिया। रास्ते में समर आशी से पूछता है, तू यहाँ रहेगी कहाँ? तूने कोई इंतजाम किया है? इस पर आशी बताती है, कैलिफोर्निया कॉलेज के गर्ल्स पीजी में मेरे रहने का इंतजाम कॉलेज ने किया है, बस कल जाकर वहां अपनी हाजिरी देनी है और पीजी में पोजीशन लेनी है। समर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जिस पर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, तेरे सिवा मेरा यहाँ है ही कौन। ये लाइन उसने फिल्मी अंदाज में कही थी, इसलिए दोनों खिलखिला के हंस हंस पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद क्रिश अपनी ब्लैक ड्रैगन टीम को ज्वाइन करता है और उन्हें प्लान एक्स के बारे में बताता है। क्रिश का ऑर्डर पाकर सभी प्लान एक्स पर काम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी मैनहट्टन शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एफबीआई कड़ी सिक्योरिटी के बीच हथियारों के काफिले को लेकर जा रही थी, लेकिन उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग ना आ जाए, क्योंकि वह लोग जानते थे कि वह गैंग इतनी खतरनाक है कि अपना एक भी माल इधर से उधर नहीं होने देगी। ये तो फिर भी $8 करोड़ का माल है, इसे तो ड्रैगन किंग कहीं भी नहीं जाने देगा। आज तक का रिकॉर्ड है, ड्रैगन किंग को ना कोई पकड़ पाया है, ना उसका चेहरा किसी ने देखा है, इसलिए वह लोग बहुत ही एहतियात बरत रहे थे। तभी वह लोग देखते हैं कि हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ से उन्हें काली गाड़ियों ने घेर लिया है। इससे पहले कि वो संभल पाते, उनकी गाड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। खैर, जैसे तैसे पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इसी बीच वहां 5 बड़े बड़े 16 व्हीलर ट्रक आ जाते हैं और उनकी आड़ में ब्लैक ड्रैगन गैंग और जोरदार फायरिंग करने लगती है। पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे जा चुके थे। पुलिस वाले इधर फायरिंग में बिजी थे और एक एक करके वो मारे जा रहे थे। तभी उन 5 ट्रकों में से एक ट्रक का पिछला पार्ट पूरी तरह से अलग होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक टैंकर में बदल जाता है और पुलिस वैन में जो हथियार जा रहे थे, उन हथियारों को स्लाइडिंग व्हील के जरिए उस टैंकर की तरफ मोड़ दिया जाता है और सारे हथियार उस टैंकर में अपने आप लोड हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मैनहट्टन शहर में सड़क के बीचों बीच एक चॉपर या हेलीकॉप्टर आकर रुकता है और वह चॉपर उस टैंकर को अपने साथ बांधकर उड़ा कर ले जाता है। पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े होकर देखते रह जाते हैं। अब उन लोगों में इतना भी स्टेमिना नहीं था कि वह फायरिंग का जवाब दे पाए या उस चॉपर को रोक पाए। सभी हमलावर फायरिंग करते हुए उन ट्रकों के बीच छुप जाते हैं। सभी ट्रक देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, उन्हें पहचानना नामुमकिन था। वह ट्रक सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए 4 भागों में बंट जाते हैं। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमलावर किस ट्रक में छुप कर गए हैं। ज्यादातर पुलिस वाले मारे जा चुके थे, मुश्किल से 2 या 3 पुलिस वाले ही बचे थे और उनके पास गाड़ी थी सिर्फ एक। वह लोग उन ट्रकों का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते और पीछे ही रह जाते हैं। ये सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह था। थोड़ी ही देर में वह हेलीकॉप्टर किसी प्राइवेट एरिया में जाकर हवा में ही उस टैंकर को उतारकर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। अब उस हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इधर दूसरी तरफ आशी समर के फ्लैट में आ जाती है। ये फ्लैट बिल्डिंग के 16वें माले पर था। आशी हैरान होते हुए उस फ्लैट को देखकर कहती है, अरे समर, तेरा फ्लैट तो बहुत बड़ा है। अमेरिका में इतने बड़े घर को लेने के लिए तूने कहीं डाका वाका तो नहीं डाला? कल को यह ना हो पुलिस मुझे तेरा साथी समझकर टांग ले जाए। देख, मुझे पुलिस के डंडे नहीं खाने। ऐसा कहकर आशी खिलखिला के हंसने लगती है। समर मुंह बनाते हुए कहता है, तुझे क्या मैं चोर लगता हूँ? वैसे तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये फ्लैट मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। फिलहाल वह किसी काम से इंग्लैंड गया है, समझी? अब जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए डिनर का इंतजाम करता हूँ। आशी पूछती है, कौन से कमरे में? सीढ़ी से होते हुए ऊपर लेफ्ट साइड जाना और सेकंड कमरा। फर्स्ट कमरा मेरे दोस्त का है और मैं नीचे रहता हूँ, कहकर समर आशी का लगेज पकड़ा देता है। आशी लगेज लेकर कमरे में जाती है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर में वो नीचे आती है, समर के साथ इधर उधर की बातें करते हुए और एक दूसरे की खिंचाई करते हुए दोनों मजे से डिनर कर लेते हैं। दोनों इतने सालों बाद मिले थे, लेकिन उनके कनेक्शन में कहीं कोई फीकापन नहीं आया था।
जैसे वो दोनों 3 साल पहले हुआ करते थे, आज भी उनकी दोस्ती उतनी ही प्यारी है। थोड़ी देर में आशी वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। कल सुबह उसकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। कैसी रहेगी आशी की इस नई जर्नी की शुरुआत? किसका था वो हेलीकॉप्टर? क्या कोई चोर पर मोड़ निकल आया है? कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।